ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था फ्लक्स, ठीक है। आज हम देखेंगे हम कैसे फ्लक्स को यूज करके और गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जो है हम कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। शुरू किया जाए। यस नो मे बी। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले लिखते हैं गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? तो दिस रिलेशन या दिस लॉ लिख लेते हैं डायरेक्ट। दिस लॉ इज दी this law is the mathematical analysis of the relation between the electric flux from a closed surface and its enclosed charge. मीन्स Q, S और E में कुछ करेंगे यहाँ पे हम। तो मेनली क्या बताएगा ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई है उसमें जो क्लोज सरफेस है और उसमें जो इनक्लोज चार्ज है उसमें एक रिलेशन बताएगा ये, ठीक है। ओके, दिस लॉ स्टेट्स दैट that the total flux emerging out from a closed surface is equal to the product of sum of enclosed charge by the surface and the constant 1/epsilon. So
Gauss law is written as E ds। ये फ्लक्स होता है, इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, ये सर्किल बना देते हैं। इसका मतलब होता है सर्किल का कि क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड इंटीग्रल की बात हो रही है। दिस इज इक्वल टू दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस, मीन्स Q इनक्लोज्ड या Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, लिख लो यहाँ पे हियर दिस साइन, हियर साइन लिख लो पहले, हियर दिस साइन represents, here the sign represents the integration over a closed surface, over a closed surface which enclosed total charge QENCL enclosed। ठीक है, नोट कर लिया इतना। Yes, sir. Continue. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर a surface as shown in figure, which encloses three charges Q1 minus Q2 and Q3। ठीक है, मान लेते हैं ये सरफेस अपना इस तरीके से है, इस पे तीन चार्जेस हैं, Q1 है, Q1 है, माइनस Q2 है, माइनस Q2 है, एंड Q3 है। यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q9 है, यहाँ पे Q6 है, यहाँ Q5 है, यहाँ पे Q7 है, यहाँ पे Q8 है। ठीक है, बहुत सारे Q हैं। ध्यान क्या रखना है, हमको वो वाला Q चाहिए जो कि इस सरफेस के अंदर हो, है ना।
जो क्यू इस सरफेस के अंदर है उसी को हमें काउंट करना है, जो इसके बाहर है वो गॉस लॉ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो फॉर दिस सरफेस Gauss law will be closed integration of E into ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस माइनस Q2 एंड प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप कि आप टोटल चार्ज का मीनिंग समझ में आ गया होगा हमको। ठीक है, बहुत सारे चार्ज हैं, जितना चार्ज आपके सरफेस के अंदर है सिर्फ उसी चार्ज को हमें काउंट करना है। हाँ क्या बेटा, ये जो सरफेस था इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैलकुलेशन के लिए चूज करें तो कुछ बातें ध्यान रखना होगा। हम गॉसियन सरफेस इस तरीके से चूज करेंगे कि या तो उसके हर एक पॉइंट पे इक्वल ई हो, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ऐसा सरफेस चूज करेंगे जहां पे 0 ई हो। ठीक है, ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, इस तरीके से सरफेस चूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो या सरफेस के पैरेलल हो। पहला कंडीशन, ऐसा सरफेस चूज करने की कोशिश करेंगे कि या तो उस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या 0 हो। दूसरा क्राइटेरिया रखेंगे हम चूज करने के लिए कि जो सरफेस चूज करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या तो परपेंडिकुलर होगा या उसके पैरेलल होगा। ठीक है, ये बातें हम लिख नहीं रहे, बातें हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और देखते हैं कैसे हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें तो रखते हुए। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो EDS है दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? ये क्या ये दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब किसी सरफेस में अगर मान लो φ1 आ रहा है, φ2 जा रहा है उससे बाहर, तो नेट कितना हो जाएगा, φ1 माइनस φ2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं जरा आगे बढ़ करके कि कैसे इसको यूटिलाइज कर पाएंगे हम। एक एप्लीकेशन करके देखते हैं। ठीक है, पहला केस देखते हैं। ये हमने एक क्यूबिकल सिस्टम ले लिया है और इसके अंदर एक चार्ज Q रख दिया हमने। क्या रख दिया, एक चार्ज Q रख दिया है। ठीक है, और अब इससे बाहर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा
कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा दिखे, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलिए हम एक दो फिगर बना के दिखाते हैं कि गॉसियन सरफेस को किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे हम। एक तो इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे Q है, x डिस्टेंस पे पॉइंट आपका P है, यहाँ पे चार्ज Q है। ठीक है, तो Q चार्ज है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से बाहर निकलेगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ये ds स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें गॉसियन सरफेस इस तरीके से चूज करना है, गॉसियन सरफेस इस तरीके से चूज करना है कि जो ds का कैलकुलेशन है ये मिनिमम हो। क्या हो, ये जो ds का कैलकुलेशन है ये मिनिमम हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके बेटा। तो देखो यहाँ पे आपका सरफेस देखो तो इस तरीके का सरफेस है कि हर जगह ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि अगर ये वाला सरफेस को देखें तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस है, यानी यहाँ पे जिस भी पॉइंट की बात करेंगे वो यूनिफॉर्म पॉइंट होगा, मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। तो यानी अगर इस वाले सिस्टम के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस तरीके का हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, ना कि इस तरीके का। ठीक है, ओके। अब चूंकि हमको पता है कि जो स्फीयर होता है उसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन x स्क्वायर, यही होता है ना। हेलो, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना। स्फेरिकल अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा ना। यस नो में भी कुछ बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए जरा अब हम देखते हैं क्या ये फार्मूला हम गॉस लॉ को यूज करके इस केस में ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ये क्या हो जाएगा, चूंकि E कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds की बात करें तो जो स्फीयर है उसका इंटीग्रल एरिया हो जाएगा, वो कितना होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे इस सरफेस का रेडियस x है तो 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फाई बना, फाई इक्वल टू एस इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये बन गया E 4 पाई x स्क्वायर। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है,
closed integration of EDS must be equal to total charge enclosed by the surface divided by epsilon। अभी देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे ऊपर क्या निकाली है, E इंटू 4 पाई x² इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई x²। ये देखो यही है जो हमें पहले से पता था, ये है कि नहीं यही फार्मूला। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रल था ईडीएस इजिली इसको निकाल सकते थे। क्यों निकाल सकते थे, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होता है, डीएस यूनिफॉर्म ना होता, जैसे यहाँ पे था, देखो यहाँ पे इस पॉइंट में ये डिस्टेंस इसकी अगर x है तो इसकी डिस्टेंस x डैश हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखो इसका अगर x है तो यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो ये भी डिस्टेंस आपकी x ही होगी, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी x ही होगी, यहाँ पे आओगे तो भी x ही होगी, यहाँ पे आओगे तो भी x ही होगी, है ना। जबकि इस केस में ऐसा नहीं था, तो हम ऐसा सरफेस चूज करेंगे जहाँ पे हमें चीजें यूनिफॉर्म मिले और ईडीएस को हम इजिली इवैल्यूएट कर पाए। ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया। Yes, sir. चलिए अब इस पे जरा एक छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो है उनको करके देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो फिर बड़ी बड़ी चीजें हैं जो उनको करेंगे। ठीक है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करके सीखेंगे कि कैसे क्यू को यूटिलाइज करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन है इन फिगर मान लेते हैं फिगर ए है। इन फिगर ए चार्ज क्यू इज placed just outside the center of a closed hemisphere in figure B the same charge Q is placed just inside the center of the closed hemisphere, and in figure C the charge is placed at the center of the hemisphere
open from the base. Find the electric flux passing through the hemisphere in all the three cases. मैं डायग्राम बना रहा हूं. एक ही लाइन पे तीनों डायग्राम बना ले रहे हैं. आप मान के चलना कि तीनों डायग्राम अलग अलग बने हुए हैं. ठीक है, आपका फिगर ए हो गया. ये हेमिस्फीयर है तीनों. फिगर ए हो गया, फिगर बी हो गया एंड फिगर सी हो गया. इन पे चार्ज प्लेस किया गया. कहाँ कहाँ प्लेस किया गया है? इन पे एक चार्ज यहाँ प्लेस किया गया है. क्यों? जस्ट आउटसाइड द सेंटर ऑफ ए क्लोज्ड हेमिस्फीयर. जस्ट आउटसाइड. यहाँ पे क्यों है? द सेम चार्ज क्यू इज प्लेस जस्ट इनसाइड द सेंटर ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर. जस्ट इनसाइड. और थर्ड में है द चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर. बिल्कुल सेंटर पे है. जस्ट आउटसाइड है. ढंग से लिखें थोड़ा तो दिखेगा अच्छा. जस्ट आउटसाइड, ये है जस्ट आउटसाइड मान लो. अब आपको तीनों केस में क्या बताना है? फ्लक्स बताना है. कितना बताना है? आपको तीनों केस में फ्लक्स बताना है. ठीक है. अच्छा देखो, ये थोड़ा सा मुझे लाइन में अलग बनाता तो अच्छा दिखता है. ये वाला सिचुएशन मैं अलग ही बना देता हूँ इसको. यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे चार्ज है. क्योंकि क्वेश्चन देखो ध्यान से. द चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर ओपन फ्रॉम द बेस. एक बेस है जो कि हेमिस्फीयर है जो कि बेस से ओपन है. उसके सेंटर पे आपका जो है चार्ज प्लेस्ड किया गया है. ठीक है, बेस से आपका चार्ज प्लेस्ड किया गया है. ठीक है. अब आपको बताना है कि इसका फ्लक्स कितना कितना होगा. देखो पहला केस बहुत इजी है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है. तो सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, तो Q इनक्लोज्ड इसमें 0 है. तो फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन होता है तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे देखो Q इनक्लोज्ड कितना है? Q इनक्लोज्ड Q है आपका. तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे क्लोज्ड हेमिस्फीयर था, यहाँ पे ओपन हेमिस्फीयर है. क्या है? यहाँ पे ओपन हेमिस्फीयर है एट द बेस. इस बात को ध्यान में रखना है. ओपन हेमिस्फीयर एट द बेस है. ठीक है. तो कोई गेस करेगा यहाँ पे जो है फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना? 0 नहीं होगा.
यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था इसके अंदर, सरफेस के अंदर, तो जीरो था। यहाँ पे सरफेस के अंदर सिर्फ क्यू चार्ज इनक्लोज है, तो ये आपका क्यू अपान एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे भी चार्ज आपका क्यू तो इनक्लोज हो ही रहा है क्योंकि बेस ओपन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो, कहाँ पे ओपन है। सी द चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर ओपन फ्रॉम द बेस। बेस पे ओपन है ये। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Q/2 नहीं होगा। हेलो मनस्वी, आपने क्या कहा था? Q/2 का है ना? या दैट्स राइट आंसर। आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज आपका इनक्लोज्ड हो रहा है वो Q/2 हो रहा है। तो Q इनक्लोज्ड कितना हो रहा है आपका? Q/2 हो रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Yes, हाफ sir. चार्ज अंदर, हाफ चार्ज बाहर, तो Q इनक्लोज्ड विद इन सरफेस Q/2 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे चार्ज रखा है? चार्ज आपका डी पे रखा हुआ है और पूछा गया है EFGH। EFGH मतलब एक तरीके से ये इसके एक वाल से, एक फेस से निकल रहा है, ठीक है। ये इसका एक फेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका एक फेस हो जाएगा। इस फेस से कितना निकल रहा है? चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट डी ऑफ द क्यूब, ठीक है। ओके, तो देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? कितने फेस होते हैं? बोलो, कितने फेस होते हैं बेटा? AEHD, AEHD 6. सही है, बहुत सही आंसर। तो क्यों डर रहे हो बताने में? AEHD, हमें दो फेस के बारे में बताना है, AEHD और EFGH। इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताना है। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड, ठीक है। फ्लक्स कितना पास करेगा? Q/6 एप्सिलॉन हो जाएगा ये, ठीक है। तो तीन बातों का ध्यान रखें। गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है और उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तुम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। तो जरा इसको लिख के करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ड्राइव करने के लिए आ सकता है। लिख लेते हैं। लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड the electric field due to a point charge is everywhere radial,
मतलब उसके चारों ओर रेडियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सपोज ये आपका पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे है, तो इसके रेडियल डायरेक्शन में हर एक जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इससे r डिस्टेंस पे अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम एक गॉसियन सरफेस बनाए। क्या बनाए, हम एक गॉसियन सरफेस बनाए, एक गॉसियन सरफेस बनाए जिसके सेंटर पे Q हो और सरकमफेरेंस पे R हो। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनाया है। दिस गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। क्या है ये, दिस गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रा किया है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रा करना, फिर उसके अंदर चार्ज फाइंड आउट करना, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। 3 स्टेप ध्यान रखेंगे, सारा काम बहुत इजीली होगा। तो लिखते हैं जरा इसको पहले। ये जो एवरीवेयर रेडियल and we want to find, or we wish to find, and we wish to find, ऐसे एग्जाम में आपको लिख के ड्राइव करना है। एंड we wish to find, we wish to find the electric field, we wish to find the electric field at a distance r from the charge Q. For this, we select, for this we select Gaussian surface that is a sphere, a sphere a sphere that is a sphere of radius r, a sphere of radius r. ठीक है, नाउ एज वी नो दैट कि ये क्या करता है, रेडियल यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर the electric field has same magnitude. Let's say E, and is, अब चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर में जो भी कोई पॉइंट होता है उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन, जो रेडियल डायरेक्शन होता है वो दोनों परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू
and is perpendicular to the surface itself। तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो सरफेस का डायरेक्शन लेंगे उसके पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इटसेल्फ। नाउ applying Gauss law, we will get close integration of E ds इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर Q, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन। अभी हमने बताया कि E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सरफेस और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर है और सरफेस का डायरेक्शन जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस और उसका डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो ये ed cos थीटा से cos थीटा खत्म होकर के eds हो जाएगा, यहाँ से E बाहर निकल जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं जो क्लोज इंटीग्रेशन, यानी जो सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया वो बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, एंड दिस विल गिव यू E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई सर 4 बाय r स्क्वायर कैसे हुआ? क्या बेटा? सर 4 बाय r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कहाँ से आया पूछ रही हो? जी सर। देखो स्फीयर है ना ये ठीक है, यस सर। तो इसी से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका, तो इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर होता है ये। तो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ds बन रहा था, ये एक्चुअली में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है पूरा, इसी के वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो E इक्वल टू में क्या होगा? हाँ बोलो सर समझ आ गया है मुझे। तो E इक्वल टू कितना बन गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r स्क्वायर बन गया। और यही आपकी पहले भी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यही यहाँ पे भी है, बट जब आएगा गॉस लॉ के थ्रू ड्राइव करने के लिए तो आपको इसको इस तरीके से लिख करके ड्राइव करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, और ये वायर आपका चार्ज है, लेट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से कॉन्सेप्ट राइज हो जाएगा लीनियर डेंसिटी वाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ता है, एक सरफेस इमेजिन करना पड़ता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर पाए। तो चलिए गॉसियन सरफेस चूंकि लॉन्ग वायर है तो बेस्ट पॉसिबल जो बनेगा इसके अराउंड वो सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। तो एक सिलेंडर बनाते हैं इसके अराउंड में, एक सिलेंडर बनाते हैं इसके अराउंड में। एक सिलेंडर बना लिया इसके अराउंड में हमने। ठीक है, जिसकी लेंथ L ले लिया हमने, सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली हमने? L ले लिया। ठीक है, और अब इसलिए इसका रेडियस R हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इससे एक डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लें P,
जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। तो इनफैक्ट जिस पॉइंट पे फील्ड आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी पॉइंट पे हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस। इस रॉड के या जो आपका वायर है इसके अराउंड कोई सरफेस सिलेंडर है नहीं। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरीके का सिलेंडर बना लें तब क्या सिचुएशन बनेगी। अब देखो, जब ये बना लिया तो इसके हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल रही होंगी, यहाँ से ऐसे ऐसे ना, ये देखो ऐसे ऐसे लाइन निकल रही होंगी, इसमें से इधर भी निकल रही होगी, इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, इधर भी इधर निकल रही होगी, बट इसको हम दिखाते नहीं हैं। ठीक है, इसको हम जानते हैं, दिखाते नहीं हैं। ओके, चलिए लिखते हैं पहले लैंग्वेज इसका, उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखो बी विश टू फाइंड electric field strength due to a long charged wire having a linear charge density lambda coulomb पर मीटर। सी भाई हम लिख ले रहे हैं कूलम पर मीटर के लिए। ठीक है, कूलम पर मीटर एट ए पॉइंट टी situated at a distance r from the wire. This distance is r. Radius of the cylinder is going to be r of the Gaussian cylinder. ठीक है, a Gaussian surface. ठीक है, for this purpose, a cylindrical Gaussian surface of length L and radius R is considered as shown in figure. ठीक है, now let us apply Gauss law.
then by the Gauss law we will have closed integration E into ds इक्वल टू अंदर चार्ज Q है मान लेते हैं। हमने मान लिया टोटल चार्ज कितना है, Q है बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज Q है, ये माना हुआ चार्ज है बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, उसको देखना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखना क्या पड़ेगा कि ये सरफेस है और ये यहाँ से जो सिलेंडर का सरफेस है उसके पास दो सरफेस है, एक तो ये इसका ऊपर नीचे वाला हिस्सा है, एक अगल बगल वाला हिस्सा है आपके पास में, ठीक है। ऊपर नीचे वाला हिस्सा, एक अगल बगल वाला हिस्सा आपके पास, मतलब एक हिस्सा इसका ये हो जाएगा सिलेंडर का और एक हिस्सा ये हो जाएगा। तो हम ध्यान से अगर देखें तो इस हिस्से से कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं पास करेगी। क्यों नहीं पास करेगी, क्योंकि ये आपका जो सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखो लाइन ऐसे जा रही है और ये इसी के पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी, ठीक है। तो इन सरफेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ आपको जो ये वाला सरफेस का हिस्सा है इसका, इसी की वजह से मिलेगा। तो हमको पता है जो सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई RL होता है। कितना होता है सरफेस एरिया, 2 पाई RL होता है, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई कि जो इसका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से कोई भी फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा, उसमें से कोई भी फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। रीजन पता चल गया क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है उसके परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। कल हमने आपको समझाया था कि आप टॉर्च जलाइए और मोबाइल की स्क्रीन को बिल्कुल सामने रखिए तो मैक्सिमम लाइट जाएगी, और मोबाइल को टेबल पे आप गिरा दीजिए तो उसमें से मिनिमम लाइट पास करेगी, याद है। वही सिचुएशन यहाँ बन रही है, जो इसका अप एंड डाउन एंड है सिलेंडर का, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो इसका लेंथ वाला में जो इसका सरफेस एरिया इनक्लोज कर रहा है उसी के थ्रू पास करेगी ये, ठीक। ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं। चाहो तो मैं, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। क्या बना दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इन दोनों को थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। लिख लेते नहीं, बात में भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, लेट्स से दिस इज एरिया नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2, एंड दिस इज एरिया नंबर 3, है ना, ठीक है। देखो क्लोज इंटीग्रल E ds will be E into ds1 plus E into ds2 plus E into ds3, या इसको इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1 2 3, 1 2 and 3, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 2 बना दो इसको। लिख दिया? ऊपर कैसे हटा दो? यस सर। या नेक्स्ट पेज पे ले लो इसको, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज लिख लो आगे। Here for part 1 and 3 the electric flux, the electric field, the electric field vector is perpendicular. The electric field vector is perpendicular to the area vector as shown in the figure. तो परपेंडिकुलर है तो E डैश ds होता है E ds cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ये होता है आपका फाई। ठीक है, द एरिया वेक्टर इज शोन इन फिगर, देयरफॉर और हेंस no flux will come out of these parts. No flux will come out of these parts. Thus, EDS can be written as E बाहर हो जाएगा, ds क्लोज इंटीग्रल 1 टू पार्ट 2 खाली बचेगा और ये बन जाएगा सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो E इंटू कितना होता है 2 पाई RL होता है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ Q enclosed will be चार्ज डेंसिटी लीनियर लेमडा है और टोटल लेंथ L है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग 3 and 4 इन 1 क्या मिल जाएगा अपने को, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू लेमडा L, एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो E इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपान, ये अपान एप्सिलॉन भी था यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई R। कितना बन जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई R। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू ए पॉजिटिवली चार्ज लॉन्ग वायर।